Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं एक खास मुलाकात प्रोग्राम में। और आज एक खास मुलाकात प्रोग्राम में सत्यपरक भारत पर लगातार अपने अलग-अलग चेहरों को देखा है, अपने-अपने फील्ड के महारथियों को देखा है। और आज वैसे तो सत्यपरक भारत पे डीके दुबे जी का हम पहले भी स्वागत कर चुके हैं और अलग-अलग मुद्दों पर उनकी राय और वो जो खबरों को या किसी मुद्दे को एक्सप्लेन करने का ये जो एक तरीका है उनका, और बिल्कुल सपाट, जैसे कि हम बचपन में जब हमें माँ साहब पढ़ाते थे, तो किस तरीके से चीज़ों को बिल्कुल सपाट और स्पष्ट रूप से हमारे मन बुद्धि में डाल दिया करते थे, वैसे ही डीके दुबे जी अलग-अलग मुद्दों को बिल्कुल सटीक और सपाट तरीके से बताते हैं। और इनके बारे में मैं अभी इंट्रोडक्शन तो देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डीके दुबे कौन हैं और क्या ख्याति है इनकी। अ, मुझे लगता है लाखों बच्चे जो हैं और सिटिंग जजेस भी और वकील भी और इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके सानिध्य का लाभ उठाया और अलग-अलग मुद्दे पर जो उन्होंने बातचीत की है या फिर चीज़ों को समझा है, उसका फ़ायदा उठाया है। और मुझे लगता है कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा जिसके बारे में दुबे जी चर्चा नहीं करते होंगे और अलग-अलग समय पर बात नहीं करते होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत दिनों बाद आपके एक तो दर्शन हुए यूट्यूब पे, तो आपके दर्शन डिजिटल माध्यम में होते रहते, लेकिन बातचीत डिजिटल माध्यम में सीधे नहीं हो पाती। और सत्यपरक भारत को और मुझे जो आपने स्नेह दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उसका हमेशा से आभारी रहा हूँ। और अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले एक लीगल सलाह भी आपने मुझे दी, किस तरीके से सत्यपरक भारत परिवार के साथ जो कुछ हुआ, उसको लेकर अब क्या किया जा सकता है आईटी रूल्स और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत से। चलिए, बहरहाल उस पर वो अलग विषय है, लेकिन मैं आज के अपने मूल विषय पे आता हूँ। आप वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, आप संविधान विशेषज्ञ हैं, संविधान को बेहतर समझते हैं, मुद्दों को बेहतर तरीके से समझाते भी हैं। क्या आपको लग रहा है ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, जिसको लेकर देश के कानून मंत्री कहते हैं कि ये एलियन है, भारतीय संविधान में ये एलियन है, तो आप इस बात से कितने मतलब इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाक़ई कॉलेजियम सिस्टम जो है एलियन है, उस तरीके से आया हुआ है? और क्या उसे उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए? क्योंकि ये तो साहब जारी है और लगातार इसी से जज की नियुक्ति होती है, जजों को चुना जाता है। दुबे जी। देखिए, हमारे यहाँ एक चीज़ हम सबको ध्यान रखनी चाहिए और वो ये है कि हमारे पास 3 ऑर्गन्स हैं। पहली ऑर्गन जिसको हम कहते हैं कि पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जब हम कहते हैं तो पार्लियामेंट का मतलब बिल्कुल साफ है, वो किसी पार्टी की पार्लियामेंट नहीं है। उसमें सभी दल हैं, सभी देश के हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव है। राज्यसभा की जब हम उसी में बात करते हैं तो हर एक विधानसभा का रिप्रेजेंटेटिव उसमें है। तो जो कानून बनाने का काम करता है उसका कोई रोल नहीं है, पार्लियामेंट का कोई दूसरा रोल नहीं है, पार्लियामेंट का सिर्फ एक रोल है और वो ये है कि वो देश में कानून बनाएगा और देश की परिस्थितियों पर चर्चा करेगा, देश में आने वाली चीज़ों पर चर्चा करेगा, आने वाले खतरों पर चर्चा करेगा और जो खतरे हैं, उनको रिमूवल के लिए वो चर्चा करेंगे और उसके कानूनों की अगर आवश्यकता पड़ती है, तो वो कानून और व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। ये प्योर एग्ज़ीक्यूटिव फंक्शन है, मतलब ये प्योर सॉरी लेजिस्लेटिव फंक्शन है। अब इन्हीं लेजिस्लेटिव फंक्शंस में से लेजिस्लेटर्स में से जिनके पास मेजॉरिटी है, उनको हमने कहा कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। किसको इम्प्लीमेंट करिए? जो पार्लियामेंट ने बना दिया। पार्लियामेंट में किसने बना दिया? सरकार ने नहीं बना दिया। पार्लियामेंट में पूरे देश ने मिलकर बना दिया, जिसको हम कहते हैं हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग कहाँ हैं? कैसे इकट्ठे होंगे? तो 130 करोड़ से बात करना मुश्किल है। इसलिए हम भारत के लोग पार्लियामेंट में इकट्ठे होते हैं, चुनकर आते हैं और वो कानून बनाते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट
सरकार करती है। सरकार वो ही बना सकता है जिसके पास लोकसभा में 50% से ऊपर समर्थन है। कोई भी हो सकता है वो, जिसके पास भी 50% से ऊपर समर्थन है, वो प्रधानमंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री अपना मंत्रिपरिषद का चयन करेगा और राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करेगा। अब ये जो कानून बना दिया, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन करेगा, कौन करेगा इम्प्लीमेंटेशन? सरकार। इम्प्लीमेंटेशन अगर सही नहीं हो रहा है, उसमें कुछ गलत हो रहा है, चूंकि पावर पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर हमने सरकार को दे रखी है। तो सरकार अगर उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं करती, सरकार उसको नहीं बना रही है, तो ऐसे मामलों में सामने कौन आएगा? वो आएगी जुडिशरी। ठीक बात, ये 3 ऑर्गन्स हैं। अब पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों पर चलने वाली 2 ऑर्गन हैं, वो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बहुत ध्यान से इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। पार्लियामेंट के लिए जुडिशरी भी है, मतलब जुडिशरी की भी पार्लियामेंट है और सरकार की भी पार्लियामेंट है। दोनों को अगर कुछ चाहिए तो फिर उनको दोनों को पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना है। तो सरकार और जुडिशरी चूंकि दोनों पार्लियामेंट्री सिस्टम से आए हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही बने हुए हैं और दोनों का क्रिएशन पार्लियामेंट ने किया है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, तो फिर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। मैं जो कह रहा हूं वो कन्फ्लिक्ट होना, कन्फ्लिक्ट मतलब खींचतान होना स्वाभाविक है। ये कोई आज या कल से नहीं हो रहा, ये तो बहुत लंबे समय से हो रहा है। जब से ये 3 ऑर्गन्स बनी हैं तब से ये हो रहा है। उसका एक इलस्ट्रेशन मैं आपको अंग्रेजी सरकार का बताता हूं। ठीक। कासिम जुरा का एक केस उनके पास आया और वो जमींदार ने अपनी जमींदारी गिरवी रख दी और गिरवी रखने के बाद वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो जिसके पास गिरवी रखी वो कोर्ट चला गया। अंग्रेजी सरकार थी। कोर्ट ने ये पाया कि जमींदार कर्जदार है और जमींदार पैसे नहीं दे पा रहा है, इसलिए जमींदार की जमींदारी चूंकि उसने रखी थी, वो जमींदारी उसको ट्रांसफर कर दी जाए जिससे उसने कर्जा लिया है। तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, लेकिन पालन कौन करवाएगा कोर्ट के ऑर्डर का? पालन तो फिर सरकार आ जाती है। गवर्नर जनरल के पास गई मामला, तो गवर्नर जनरल को ये लगा कि भाई अगर हमारा जमींदार हमारा प्रोटेक्टर है, जमींदार से ही हमारी सरकार है, जमींदार की जमींदारी अगर कोर्ट ट्रांसफर कर देगा तो कैसे चलेगी सरकार? तो उन्होंने उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया, लोग चले गए कंटेम्प्ट लेकर। तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी उससे कहा कि इंप्लीमेंट करवाओ, नहीं तो मैं कंटेम्प्ट मान लेंगे, हम कंटेम्प्ट मान लेंगे। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो उसकी प्योर काउंसिल थी, उसने कहा कि भाई हम सॉवरेन हैं, हमारे पास पूरी पावर है, जुडिशरी हमारे मातहत बनी हुई है, इसलिए जुडिशरी ऐसा ऑर्डर कैसे कर सकती? और जिस जज ने ऐसा ऑर्डर किया है, जिस कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर किया, उन्होंने मेरा कंटेम्प्ट कर दिया, सॉवरेन पावर का कंटेम्प्ट किया। तो इन्होंने उनकी गिरफ्तारी और उन्होंने इनकी गिरफ्तारी, दोनों लड़ गए। अच्छा। हाँ। मतलब आप और ये मामला का ये तारीख सन कुछ ये 18वीं सदी का मामला है, जब कोर्ट बना ही बना था नया। 19वीं अच्छा सदी शुरू, मतलब 19वीं सदी शुरू हो रही थी। ये जी 1850-55 के तरफ का कुछ रहा होगा। जी अब ऐसे मामले में 1857 के बाद का है, जब हमने कोर्ट यहाँ बनाए थे, मतलब उन्होंने यहाँ कोर्ट बनाए थे, तो ऐसा उनका झगड़ा हो गया। क्राउन ने, मतलब इंग्लैंड ने इन दोनों को बुलाया और बुलाने के बाद दोनों से बात की। तो दोनों अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए। उन्होंने कहा हमारी सरकार चलाना ज़रूरी है, उन्होंने कहा भाई जुडिशरी हमको अपॉइंट किया तो हम तो न्याय करेंगे। तो दोनों अपनी-अपनी जगह जस्टिफाई कर रहे हैं और दोनों का लायबिलिटी है, क्योंकि सरकार की लायबिलिटी है कि भारत में अंग्रेजी सरकार बनी रहे और और कोर्ट की लायबिलिटी ये है कि वो न्याय कर दे जो उसको समझ में आवे। तो उस समय इंग्लैंड ने जो निर्णय किया, वहां की सरकार ने, उन्होंने लॉर्ड एम्पे को, यानी कि जो जो चीफ जस्टिस थे, उनको अफ्रीका ट्रांसफर कर दिया था और ये कहा था कि सरकार बनी रहना ज्यादा आवश्यक है, देश में शासन बना रहना ज्यादा आवश्यक है, जुडिशरी इतनी आवश्यक नहीं।
ऐसे एक आध प्रकरण भारत में नहीं आए, ऐसे कई एक प्रकरण आए। एक बार तो उत्तर प्रदेश में 2 जजेस की बेंच ने अ, हाउस का मामला देख लिया और उन्होंने हाउस को आदेश दे दिया। तो उत्तर प्रदेश असेंबली ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा कंटेम्प्ट है, हमारे पास विशेषाधिकार है, इन्होंने मेरा कंटेम्प्ट कर दिया, उन्होंने उनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया। लेजिस्लेटिव असेंबली ने जजेस के खिलाफ ऑर्डर कर दिए, जजेस ने देखा मेरे खिलाफ ऑर्डर हो गए तो उन्होंने उनके खिलाफ ऑर्डर कर दिए। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 30 साल 35 साल पुरानी बात। फिर दोनों को वहां दिल्ली बुलाया गया और तब निपटारा हुआ। तो कुल मिलाकर चूंकि एक को इंप्लीमेंट करना है और दूसरे को उसका चेकअप करना है कि भाई सही है कि गलत है, इसलिए दोनों के बीच में टुनफुस होना स्वाभाविक है। दोनों के पास फुल पावर है, इसलिए ये जो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पूरे विश्व में होता है। ये पूरे विश्व में जहां जहां भी डेमोक्रेसी है और जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, वहां ये चलता है, ये होता है कि भाई दोनों अच्छा। अपनी अपनी पावर रखते हैं, अपनी अपनी पावर के अनुसार करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों बनेंगे कैसे? पहले चयन भी तो होगा ना, सरकार का चयन होगा और जजेस का, जुडिशरी का चयन होगा। तो दोनों का चयन कैसा? अब सरकार के चयन के लिए हमने कहा कि भैया इलेक्शन कमीशन यहां बैठेगा और इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर इलेक्शन करवाएगा। अब उस इलेक्शन में जो चुनकर आ जाएगा वो पार्लियामेंट के अंदर होगा। चुनाव आयोग का काम इतना होगा कि वो फ्री फेयर इलेक्शन करवा दे। सरकार इलेक्शन करवाएगी तो क्या होगा? संभव है कि वो फेयर कर जाए, वो इनजस्टिस कर जाए। संभव है कि वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को प्रेफरेंस दे दे। ये भी संभव है कि वो वोट गलत डलवा ले। बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि सरकार है। और लेकिन चुनाव आयोग की नियुक्ति तो सरकार के द्वारा होती है, नहीं, नहीं, ये आप तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना। आप हाँ। मेरी बात मैं पूरी कर लूं। चुनाव आयोग की नियुक्ति के बाद वो ऑटोनोमस हो जाती है, फिर वो किसी के बस में नहीं रहती, फिर सरकार की उस पर नहीं चलती, नियुक्ति तक चल रही है तो कोई ना कोई तो प्रपोज करेगा ही। तो चुनाव आयोग की नियुक्ति के भी अपने नियम है। नियम से मतलब है कि उनकी क्वालिफिकेशन है। अब उस क्वालिफिकेशन में 20 नाम आते हैं, 20 में से 3 चुन लिए, तो इतना तो भाई आपको कोई भी किसी को भी चुनाव करने के लिए देंगे, इतना तो डिस्क्रिप्शन देना ही पड़ेगा आपको। कंप्यूटराइज सिस्टम तो नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए 1/1 पे 3 बुलाते हैं, 6 बुलाते हैं कहीं। भाई सब कुछ क्वालिफाई हो गया तो भी 3 बुलाते हैं, एक वैकेंसी पे 3 बुलाए, 4 बुलाए, 5 बुलाए, 6 बुलाए, अलग अलग विभाग बुलाते हैं। तो 6 लोगों में से एक चुनने का भाई इतना तो डिस्क्रिप्शन दो ना उसको। तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन वो 6 जिस तरीके से चुनकर आए, वो प्रोसीजर तो फ्री फ्लो है, उसमें तो सरकार का कोई रोल नहीं है। तो ये जो चुनाव आयोग बनकर आया, इससे पहले ये एक आईएएस ऑफिसर था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, 20-25 साल नौकरी करके आया है और उसके बाद वो यहां तक पहुंचा है। उनमें एक लॉट है 20-25 लोगों की, उसमें से चुनकर बैठाना है। तो इतना डिस्क्रिप्शन तो आपको देना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं, कहीं भी दें तो किसी को भी देना पड़ेगा। आप सरकार को दे दीजिए, पार्लियामेंट को दे दीजिए, कोई इंडिपेंडेंट कमीशन बना दीजिए। कमीशन इंडिपेंडेंट बनाएंगे, उसके लिए भी एक कमीशन बनाना पड़ेगा। उस कमीशन में भी अपॉइंटमेंट कोई करेगा तो कोई ना कोई तो करेगा ना। तो ये तो होना ही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सरकार जब आपने बनाई तो सरकार में सरकार का इंटरवेंशन था क्या? हमने जब सरकार बनाई थी, चुनाव करवाया, तो सरकार को चुनाव की प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर रखा। यहां तक कि प्रधानमंत्री को बाहर रखा, सारे मंत्रालयों को बाहर रखा, यहां तक कि राज्य सरकारों को बाहर रखा और ये कहा कि चुनाव आयोग अब एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाएगा। यानी कि सरकार में बैठे आप जरूर हैं, लेकिन जितने दिन आचार संहिता लागू रहेगी, उतने दिन चुनाव आयोग ही सरकार होगी। ट्रांसफर पोस्टिंग भी आप नहीं कर सकते, कोई निर्णय आप नहीं कर सकते, कोई आप ऐसा पॉलिसी वर्क नहीं कर सकते। क्या करना होगा? आपको ये सारे काम जो है वो चुनाव आयोग के सामने रखने पड़ेंगे। चुनाव आयोग अगर आपको करना है, उसको लगता है उचित तो होगा, नहीं लगता तो नहीं होगा। अब चुनाव आयोग भी बायस हो जाए कि भाई चलो ठीक है, वो भी सरकार का फेवर करने लगा, तो फिर उसके लिए फिर इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है, फिर वो कोर्ट में आ जाता है। तो फिर वो ये तय करता है कि सरकार चुनाव आयोग मिले तो नहीं है, जो रूल बने हैं रूल के अनुसार है कि नहीं है।
पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उस एक्ट के अनुरूप हो रहा कि नहीं हो रहा, ये सब कुछ हमारे यहाँ व्यवस्था है। तो अब जब सरकार चुनकर आई, तो वो इंडिपेंडेंट कमीशन के द्वारा चुनकर आई, वो फ्री फेयर इलेक्शन को लेकर आई, उसको क्रॉस चेक करने के लिए जुडिशरी है, मतलब डबल चेक हो गया। एक तो कमीशन बना, उसने किया, और फिर उसके बाद भी कुछ बायस आया तो जुडिशरी है कि भाई उसमें जाएगी पिटीशन। तो फिर सवाल यहां पर पैदा होता है, सरकार इंडिपेंडेंट चुनकर आई, वो अपने उत्तराधिकारी खुद नहीं चुन सकते, उनके उत्तराधिकारियों को चुनने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा। तो ये जो दूसरी ऑर्गन है, इसमें भी वही प्रश्न खड़ा होता है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार ही चयन हो सकता है। उसकी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में हमने कहा कि भाई 10 वर्ष की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, इतनी आयु होनी चाहिए, सब कुछ हमने क्राइटेरिया फिक्स करके रखा। अब इस क्राइटेरिया के बाद जब हमें चुनना है, तो संसार के किसी भी कोने में ये नहीं मिलता है डेमोक्रेटिक सेटअप में कि कोई व्यक्ति अपना उत्तराधिकारी चुन दे। सरकार को चुनने का अधिकार हाँ, नहीं है, पार्लियामेंट को चुनने का हाँ, अधिकार नहीं है, हाँ, किसी को भी डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी को भी अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार नहीं, राजा को राजा चुनने का अधिकार नहीं। हाँ, ये तो उस समय व्यवस्था हुआ करती थी जब मोनार्की थी कि भाई राजा बैठा है तो वो अपना राजकुमार चुन लेता था, अपने बच्चों में से छोटे को राजकुमार बना दिया। कभी बहुत यहाँ तक कि मुगलों के समय पर यह भी प्रकरण आया है कि शाहजहां ने शाहजहां कह रहे जहांगीर ने अपने दूसरे बेटे को चुन लिया, और फिर उसने चुनने के बाद जब बेटे ने विरोध कर दिया, जब बेटे ने विरोध कर दिया, तो फिर बेटे के विरोध सॉरी, ये मैं प्रकरण भूल रहा था। अकबर ने अपने बेटे सलीम को नहीं चुना था, जो बाद में जहांगीर बना। उसने जहांगीर के बेटे को चुन लिया था उत्तराधिकारी कि भाई हम, ये मेरा बेटा नाकाबिल है, मैं बेटे के बेटे को शाह बना देता हूं। अब वो अकबर जब मर गया तो जहांगीर ने चढ़ाई करी और अपने बेटे को गिरफ्तार करने के लिए, और फिर यहीं से सिख वर्सेस मुगल शुरू हुआ था, अपने बेटे की आंखें फोड़वा दी। तो ये भैया ऐसा क्यों चुनाव का सिस्टम कर देते हैं कि आंखें फोड़वानी पड़े अपने ही बेटे की? तो ऐसा सिस्टम स्वीकार नहीं हो सकता ना भारत में। ये मुगलिय सल्तनत जी, नहीं है, जी, हुँ, ये तो ना तो मुगलिय सल्तनत है, ना ही ये राजे रजवाड़े बते। अब तो डेमोक्रेटिक सेटअप है, हम भारत के लोग हैं, 130 करोड़ लोग जो व्यवस्था बनाते हैं, वो व्यवस्था के तहत सबको आना पड़ेगा, और वो व्यवस्था किसी न किसी माध्यम से होगी। वो हमने पार्लियामेंट को दे रखी। पार्लियामेंट से मैं फिर से कहता हूं, पार्लियामेंट का मतलब सरकार नहीं, पार्लियामेंट का मतलब हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग तय करते हैं सरकार कैसे चलेगी, हम भारत के लोग तय करते हैं कि कैसे जुडिशरी चलेगी, हम भारत के लोग तय करते हैं कि प्रशासन कैसे चलेगा, हम भारत के लोग तय करते हैं कि भारत में सिटीजन कौन होगा, हम भारत के लोग तय करते हैं कि विदेशों से आने जाने वाले कैसे रहेंगे, हम भारत के लोग तय करते हैं कि हमें क्या करना है, हम भारत के लोग तय करते हैं कि हमें कैसे रहना है यहाँ। और हर 5 साल में जिसको हम चुनकर भेजते हैं, हम भारत के लोग हर 5 वर्ष बाद उनका रीवैल्यूएशन करते हैं, और अगर पहले सरकार गिर जाए तो हम फिर से रीवैल्यूएशन करते हैं कि भाई हम चुनकर भेजेंगे, और वही वही वो लोग करेंगे जो भी निर्णय करेंगे। तो फिर जी, जो लॉ मिनिस्टर जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, या ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा है, ही इज एन हुँ, सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के सीनियर हाँ, एडवोकेट हैं वो, और बहुत हुँ, अनुभवी व्यक्ति हैं। राज्यसभा वो गवर्नर रहे, मतलब वो सारी मैकेनिज्म, सारी मशीनरी के पार्ट रहे। वो बहुत पहले मिनिस्टर हुए थे, मुझे लगता है 1989 की सरकार में मिनिस्टर थे, और उससे पहले वो विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, फिर वो गवर्नर रहे, और मतलब और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करके आए। सारी जितनी समुद्र मंथन होता है वो सब में काम करके आए। हाँ, हर एक उन्होंने पायदान पे काम उन्होंने भी साफ पूछा, उन्होंने तो पूछा, मतलब उन्होंने पूछा, जो गैदरिंग वहां बैठी थी, कई मिनिस्टर बैठे थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बैठे थे, उनसे सबसे पूछा कि अब हमें बता दो केवल कि जब हम भारत के लोग हैं, तो संसार के किस कोने में ऐसा जो आज प्रिंसिपल बना है, और चीफ जस्टिस भी बैठे वहां, चीफ जस्टिस के सामने वो कह रहे हैं कि बता दो कि कौन से कोने में ऐसा होता है, केवल मैं जानना चाहता हूं तुम सबसे, जितने लोग बैठे हैं, ये वो कह के आए थे।
तो हम ये मानते हैं कि जुडिशरी के साथ पीछे की सरकारों ने गलत किया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ आज दिन देखने पड़ रहे हैं। बहुत गलत ये किया। 92 का ये आप 1992-90 वाली बात बता रहे हैं क्या? 2 नहीं, जजों का ट्रांसफर, मैं बात जो कर रहा हाई हूँ कोर्ट के जजेस का 1973 की, 1973। अच्छा, ठीक। 1973 में हुआ क्या कि केशवानंद भारती का जजमेंट आया और केशवानंद भारती का जजमेंट इंदिरा गांधी के चला गया विरुद्ध। और उसी समय पर इंदिरा गांधी का चुनाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया। इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी रायबरेली से और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो एक आईएएस ऑफिसर था, पीएमओ का आदमी था। फिर बाद में और उनके जो चुनाव निशान था वो दूध पीता हुआ बछड़ा था। लोगों ने कहा भाई दूध गैया बछड़ा वाला तो यहाँ हिंदुस्तान में तो ऐसा चलता है, गैया बछड़ा देख के कोई भी कुछ भी कर देता, कहता है गौ माता है भाई दे दो वोट। और हुँ, दूसरा उन्होंने कहा कि भाई आपका रिप्रेजेंटेटिव एक आईएएस ऑफिसर कैसे हो सकता है चुनाव का। तो कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। बोले भाई चुनाव ये ठीक नहीं, हाँ, आपका चुनाव चिन्ह भी ठीक नहीं है। उसके बाद ये पंजा आया था, पंजे से पहले ये दूध पीता हुआ बछड़ा ऐसा हुआ करता था। तो ये सब कुछ हो गया था। तो इंदिरा गांधी बड़ी आहत बैठी थी जुडिशरी से कि भाई केशवानंद भारती में फंडामेंटल राइट पूरे बता डाले और ये हो सकता वो नहीं हो सकता, और उससे पहले उनका चुनाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया। 3 सीनियर मोस्ट उनसे जो जजेस थे उनको दरकिनार करते हुए जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस घोषित कर दिया, क्योंकि सरकार को राइट होता था चीफ जस्टिस घोषित करने का। और उस समय होता क्या था कि सरकार चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करने के बाद उनका उत्तराधिकारी घोषित करती थी। तो उस समय के सिटिंग चीफ जस्टिस ने से बात हो गई और इंदिरा गांधी ने चौथे नंबर पर बैठे व्यक्ति को, यानी कि चीफ जस्टिस मिलाकर 5वें नंबर पर बैठे व्यक्ति को चीफ जस्टिस घोषित कर दिया। अब वो चीफ जस्टिस तो हो गए। तो उस समय 3 सीनियर मोस्ट जजेस, जस्टिस सैलेट, जस्टिस खन्ना और एक तीसरे और जज हुआ करते थे, इन तीनों ने इस्तीफा दे दिया था। ये वहां से शुरू होता है। और फिर एक मामला ऑनरेबल जस्टिस एएन रे की अदालत में पड़ा। उन्होंने भी सरकार के खिलाफ ही फैसला दिया। जो नए चीफ जस्टिस घोषित हुए सरकार से, वो भी सरकार के खिलाफ चले गए। आपको एक और आश्चर्यजनक बात बताऊं, उसी समय कहते हैं इंदिरा गांधी के प्रभाव में ये जो केशवानंद भारती का जजमेंट है, इसको पलटने के लिए एक 18 जजों की बेंच भी बैठी थी। उस समय टोटल 18 जजेस हुआ करते थे। 18 जजों की बेंच। मुझे हाँ, लगता है इतिहास में तो बैठा नहीं कभी तक, नहीं आप आज यही तक तो तो। मैं कह रहा हूँ, उसका हुआ क्या, हाँ, 18 जजों की बेंच में 15 जजेस सिटिंग हो गए, बाकी एब्सेंट हो गए। उन 15 जजेस ने सुनवाई करी, तो एक दिन उस सुनवाई के दौरान एक एडवोकेट खड़े हुए, बोले कि मे आई नो मी लॉट हु इज द पिटिशनर इन दिस केस टू डू द रिव्यू। ये जो रिव्यू पिटिशन आपके सुन रहे हैं, इस पर पिटिशनर कौन है? तो बेंच ने कहा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट इज द पिटिशनर। तो तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल वही अदालत में बैठे थे। वो खड़े हुए बोले नो मी लॉट, वी हैव नॉट फाइल्ड एनी रिव्यू पिटिशन ऑन दैट। और अच्छा। तब वो केस खत्म केस हुआ। चल रहा है। हाँ, हाँ, केस तब खत्म हुआ कई दिन की सुनवाई के बाद। फिर ना उसकी लिस्टिंग हुई ना वो हुआ, ये भी हुआ है कोर्ट में। फिर वो केस कभी लिस्ट ही नहीं हुआ और केस का कोई साइटेशन ही नहीं था, क्योंकि कोर्ट बैठी थी केवल। अब यही नहीं मालूम था किसने बिठाई है, ये भी नहीं मालूम था कि पिटिशनर कौन है, ये भी नहीं मालूम था कि सुनवाई हम क्या कर रहे हैं। लेकिन साहब इत वो जो इतनी बड़ी जजमेंट आ चूक गया था, कैसे हो सकती है फिर? सर ये तो ब्लंडर बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं। एक बार अमिताभ बच्चन ने जो अपनी फ्राइड कॉरिडोर है, उसमें बहुत सारे डब्बे खरीदे थे, उनके गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। भारत में हो कुछ भी सकता है। हाँ, हाँ, ये ब्लंडर्स कह लीजिए या ये कहिए कि भई ये चल रहा था। जैसे आर्टिकल 35 कैपिटल है, 75 साल चल गया, बिना संविधान में के अप्रूवल के, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के। हाँ, 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 आर्टिकल हाँ, 35 कैपिटल ये भी तो साहब 75 साल चल गया हाँ, और दुनिया भर की मुसीबत उसने जम्मू कश्मीर में लाकर खड़ी कर दी।
तो ये भारत है, भारत में हो कुछ भी सकता है। और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, कहाँ से क्या आया, एक दूसरे की कॉपी कोई चेक करता नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, नंबर आ गए, पास हो गए। अब जुडिशरी में चूंकि ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस को वैकेट कर दिया गया और उनको उनकी जगह पर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया, तो ये एक बड़ी समस्या वहां फंसी। उसके बाद थोड़े ही दिनों बाद 1982 में एक पिटीशन आ गई। उसको जजेस ट्रांसफर केस 1 कहते हैं। ये पहला केस था 1982 का, और एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया उसका साइटेशन है। जस्टिस भागवती उस पिटीशन को सुन रहे थे। अब जस्टिस भागवती तो हम सब जानते हैं कि देश के कुछ नाम ऐसे हैं, जस्टिस भागवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस सुब्बा राव, इनके नाम हैं, मतलब इन्होंने जजमेंट किए। जस्टिस भागवती की अदालत में केस आया, जजेस ट्रांसफर केस 1। तो उन्होंने कहा, जस्टिस भागवती ने, कि भाई ये जो जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट का मामला है, इस मामले में देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट कमीशन। 1982 में रिकमेंडेशन की गई थी कि एक अपॉइंटमेंट कमीशन सेपरेट होना चाहिए ऑन द लाइन ऑफ ऑस्ट्रेलियन कमीशन। ऑस्ट्रेलिया में एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कमीशन होता है जो अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन करता है और सरकार उसको अपॉइंट करती है। तो ये जस्टिस भागवती की रिकमेंडेशन आ गई। जस्टिस भागवती ने उसी समय उसी केस में, एसपी गुप्ता के केस में, ये कह दिया था कि अपॉइंटमेंट इज ए एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अपॉइंटमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, वो जुडिशियल फंक्शन नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जुडिशरी कैसे निभाएगी? इसलिए एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो एग्जीक्यूटिव ही निभाएगा, सरकार ही निभाएगी। और ऐसा कानून भी है, संविधान में भी ऐसी व्यवस्था है। वो बात उन्होंने कह दी, आई गई हो गई। 1993 में, मतलब उसके 10 वर्ष बाद, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एसोसिएशन ने अपनी ही अदालत में एक मुकदमा फाइल किया और ये कहा कि साहब जो वैकेंट सीटें हैं, इन वैकेंट सीटों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब देखिए, 1991 से 1993 से पहले एक घटना हो गई। दिनेश गोस्वामी लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे और दिनेश गोस्वामी ने 1982 में जो जस्टिस भागवती की जजेस ट्रांसफर 1 की रिकमेंडेशन थी, उस रिकमेंडेशन को स्वीकार करते हुए जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रस्ताव रख दिया पार्लियामेंट में कि भाई एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल वो होना चाहिए। अब आपको 1990 1989 का समय याद होगा, तो सरकारें वहां उठ बन रही थी, कभी ये बैठ गए तो कभी वो बैठ गए, ये चल रहा था। 1989 से 1991 तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं बैठी। कभी देवगौड़ा बैठ गए, तो कभी इंद्र कुमार गुजराल बैठ गए, तो ऐसे खींचातानी चल रही थी। लेकिन दिनेश गोस्वामी लॉ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कोर्ट की रिकमेंडेशन के आधार पर प्रस्ताव ले आए। सरकार गिर गई उसी दौरान। सरकार गिरने की वजह से वो बिल भी लैप्स हो गया, मतलब वो बिल लैप्स हो गया। अब बिल लैप्स हो गया तो यहां पर जो जुडिशियल वैकेंसीज क्रिएट हो गई, क्योंकि सरकार कोई बैठी ही नहीं, तो जुडिशियल वैकेंसी फिलअप होने में समस्या आ गई। क्योंकि जुडिशियल वैकेंसी फिलअप करने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती कि गलत आदमी बैठ गया तो सब बंटाढार कर देगा, क्योंकि भैया वो इंडिपेंडेंट है जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, अपॉइंटमेंट नहीं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो जुडिशियल फंक्शन जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। इसलिए जज के बैठने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। एक बार बैठ गया सीट पे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो महाभियोग आ सकता है। अब महाभियोग के लिए 2/3 बहुमत कब इकट्ठा होगा और कब होगा, उस समय की परिस्थिति कैसी थी, सरकार बन नहीं रही थी। तो वैकेंसी क्रिएट हो गई कि भाई वैकेंसी क्रिएट हो रही है, सरकार कोई बैठ नहीं रही, क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में ही एक पिटीशन डाल दी। उस पिटीशन में उन्होंने कहा कि साहब ये जो वैकेंसी है, इसके फिलअप करने की प्रक्रिया आप लोग शुरू करिए और उस पर कुछ कार्रवाई हो। तो
बड़ी बेंच बैठ गई। बड़ी बेंच ने 7-2 से जजमेंट दिया और उस जजमेंट में उन्होंने ये कहा कि भाई अ, अकेले चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए और सीनियर मोस्ट जजेस और होने चाहिए। क्योंकि प्रक्रिया ये है आर्टिकल 124 में कि चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके सरकार जजेस का अपॉइंटमेंट करेगी। अब चीफ जस्टिस की जो कंसल्ट है, उस कंसल्टेशन को एसपी गुप्ता में ये कह दिया कि दैट इज नॉट ओनली द कंसल्ट बट इट इज एन इफेक्टिव कंसल्टेशन। इफेक्टिव का मतलब है जो उसने कंसल्टेशन दे दी उसको आपको मानना पड़ेगा। तो वो बात भी सामने आ गई। अब 1993 में उन्होंने कहा कि अकेला चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस के साथ और 4 जजेस बैठेंगे सीनियर मोस्ट। चलो भाई बैठ गए, 5 हो गए। अब जो चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन है वो चूंकि इफेक्टिव रिकमेंडेशन है इसलिए वो माननी पड़ेगी। ये 1993 के ऑर्डर में आ गया। यानी कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके और उसके अपॉइंटमेंट का वारंट जारी करता था प्रेसिडेंट। अब इन्होंने कहा कि हम जो रिकमेंड करेंगे वो रिकमेंडेशन को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य है। तो यहां से सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट अब हो गया कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट। तो यहां इतनी बात भी स्वीकार की जा सकती है कि भाई चलो ठीक है। और ये जो चल रहा है ना जुडिशरी वर्सेस सरकार, ये आज से नहीं चल रहा। जैसे मैंने कहा ये 1973 से चल रहा है और 1973 के बाद फिर ये एसपी गुप्ता में चला, फिर ये जजेस ट्रांसफर केस 2 आया जिसको आप ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन 1993 कह रहे। फिर वाजपेयी सरकार बैठी। तो वाजपेयी जी जब बैठ गए तो उन्होंने 1999 में एक बार फिर कोर्ट से कहा कि आर्टिकल 143, चूंकि प्रेसिडेंट को ये पावर होती है कि अगर उसको कोई बात समझ ना आए तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। तो प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 में सलाह मांग ली। उसको कहा गया इन री अपॉइंटमेंट केस। तो वो जो सलाह मांगी और वाजपेयी सरकार ने ये सलाह मांगी कि आप हमें ये बताइए कि भाई अपॉइंटमेंट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अपॉइंटमेंट तो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ये कितना सही है। इसलिए जो आपका जजमेंट है 1993 का उसको रिव्यू करिए। अच्छा, रिव्यू के लिए अलग से। हाँ, हाँ, मतलब सरकार ने वापस। ऐसा नहीं है कि सरकार ने जबरदस्ती कुछ कह दिया हो, आज सरकार जबरदस्ती कह रही हो। ये तो एसपी गुप्ता के केस के बाद दिनेश गोस्वामी अपॉइंटमेंट कमीशन का बिल लेकर आए थे। उसके बाद 1993 में इन्होंने और शक्ति, मतलब कोर्ट को और शक्ति मिल गई। फिर वाजपेयी सरकार आई तो 1999 में फिर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आप एक बार इसको रिव्यू करिए, परिस्थितियां जैसी थी उनको छोड़ दीजिए। ये अपॉइंटमेंट का एक कमीशन हो, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट हो, ना हमारे पास शक्ति हो ना आपके पास शक्ति हो, कोई कहीं और इसका अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए ताकि जो लोग प्रश्न कर रहे हैं कि साहब जजेस जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये प्रश्न थोड़े लोगों के मन की आशंका खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 1999 के इस आर्टिकल 143 में उसको स्टक डाउन करने से मना कर दिया और कहा नहीं, अपॉइंटमेंट जुडिशरी से इंडिपेंडेंट बॉडी और दैट इज वाई हम सब कुछ अपना करेंगे। और आप ये जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन की बात कर रहे हो वो संभव नहीं है, हम ही करेंगे। अच्छा, वाजपेयी सरकार भी 24 खंभों पर खड़ी थी, तो वो भी सोच नहीं पाए। उसके बाद कांग्रेस आ गई, कांग्रेस भी 20-22 खंभों पर खड़ी थी। तो हाँ, 2014 तक, मतलब ये प्रकरण जो शुरू हुआ 1989 में कि अपॉइंटमेंट कमीशन बैठेगा, वो और 1982 में कहा गया कि अपॉइंटमेंट कमीशन बिठा दो। 1982 से चलता चलता प्रकरण 2014 में मोदी जी की सरकार बैठी तो उन्होंने जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना दिया और संविधान में संशोधन कर दिया। हाँ, मतलब आप सोचो कब, कोई ऐसी नई बात नहीं है। जजेस बैठे थे, रिटायर हो गए, जो प्रैक्टिस करते थे वो जज बन गए, जज बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। इतना लंबा प्रकरण चला है अपॉइंटमेंट को लेकर 1982 से लेकर और 2014। तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, इतना, मतलब इतना लंबा 30 हाँ, बत्तीस लंबा लंबा गैप। हाँ,
30-32 साल लगातार ये खींचातानी चलती रही और 2014 में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बैठ गया। वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन फिर चैलेंज हो गया कि भई ये तो जुडिशरी की पावर हाँ, को कर्टेल करने का मामला है, इसलिए हाँ। ये अपॉइंटमेंट कमीशन हो नहीं सकता। 5 जजों की बेंच बैठ गई। अब सरकार कहती रही कि भई 9 जजों का पुराना जजमेंट है तो 11 बिठाओ। 5 जजों की बेंच ऑनरेबल जस्टिस कहर उसके चीफ थे। ऑनरेबल जस्टिस कहर की अदालत में उन्होंने जब ये कह दिया कि नहीं अभी तो हम 5 ही बैठेंगे, इसमें बड़ी बेंच की जरूरत नहीं। उस दिन ये तय हो गया था कि इसका मतलब है एनजेएसी उड़ने जा रहा है। हाँ, हाँ, प्री प्लान्ड है। हाँ, प्री प्लान्ड है, वो उड़ने हाँ, जा रहा है क्योंकि 5 जजों की बेंच ये कह रही है कि हमें बड़ी बेंच की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि 9 जजों की बेंच पुरानी वाली थी, आप बड़ी बेंच बिठा दो। तो फिर और सुनवाई हो, 13 बिठा दो, 11 बिठा दो और बिठा दो। उन्होंने कहा नहीं, नहीं हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि जो 1999 का ऑर्डर है, वो ऑर्डर का उल्लंघन अगर उस ऑर्डर को बदलने की जरूरत है, तो फिर बड़ी बेंच जानी चाहिए। जब उस ऑर्डर की बदलने की जरूरत नहीं है, तो ये 5 जजों की बेंच ही डिसाइड कर देगी। उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के नाम से ये कह दिया कि भाई जुडिशरी में इंटरवेंशन नहीं स्वीकार किया जा सकता। सरकार ने जो बिल पास किया ये बिल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में हम भारत के लोगों ने पास किया हुआ कानून, अब कोर्ट ने ये कह दिया कि तुम भारत के लोग कुछ नहीं, मतलब तुम भारत के लोग जो कुछ कर रहे हो पार्लियामेंट के माध्यम से, वो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस जुडिशरी में इंटरवेंशन कर रहे हो, इसलिए ये असंवैधानिक है। यानी कि आप ये संशोधन कर ही नहीं सकते। यहां उस समय मुझे लगता है कि सरकार चूंकि नई नई थी, वो समझ रही थी कि सब क्या चक्कर है और उनके सामने बहुत सारे चैलेंज थे, इसलिए वो चुप हाँ, बैठ गए। उन्होंने जी, मोदी 1.0 निकल गई, मोदी 2.0 आदि निकल गई। हाँ, लेकिन जनता ने, ऐसा किरण रिजिजू साहब का कहना था कि जनता ने ये आवाज उठानी शुरू कर दी हुँ, और जनता ने ये कहना शुरू कर दिया भैया डेमोक्रेसी है तो जब सबके अपॉइंटमेंट का तरीका दूसरा है तो सबका होना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार करे। मेरा एक सुझाव उसमें है। मैं लगातार कहता हूं कि अगर ये कहा जा रहा है कि सरकार, मतलब जनता के कुछ लोग जो विपक्षी पार्टियों के, वो ये कह रहे हैं कि सरकार भगवाकरण करना चाहती, कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार भगवाकरण करना चाहती है जुडिशरी का, और जुडिशरी ये कह रही है कि भाई ये तो लॉ ऑफ लैंड है, ये फाइनल है। तो मैं ये कहता हूं कि क्यों नहीं भैया, इसमें ना जुडिशरी का कोई व्यक्ति बैठे और ना ही सरकार का कोई व्यक्ति बैठे। क्यों नहीं आप एक इंडिपेंडेंट रिटायर्ड जजेस का कमीशन बिठा दो। अरे उसमें भी तो दिक्कत है। अब ये सोचिए कि उन वो जज जो रिटायर हो गए उनको अडॉक पे रखने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कहता है साहब ये कॉलेजियम के थ्रू रखे जाएंगे आप ऐसे नहीं रख हाँ, सकते। हाँ, हाँ, उसमें भी तो मतलब वो, दिक्कत है। अब हाँ, उनकी क्वालिफिकेशन पर क्या सवाल हो सकता है किसी को? भाई उनकी क्वालिफिकेशन पर वो तो अभी 1 साल पहले तक जजमेंट ही कर रहे थे। लेकिन सिस्टम ये है कि पावर सुप्रीमेसी, तो सुप्रीमेसी किसकी रहेगी, कैसे होगी, ये चक्कर है। तो मैं ये कहता हूँ कि रिटायर्ड प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट अब नहीं है और प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, जीवित हैं, इनका एक कमीशन अलग बैठा दो ना, जितने जीवित हैं वो सब उसमें रहेंगे। जितने लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस कमीशन प्रेसिडेंट, में जो सदस्य आएंगे उनको कौन उनकी नियुक्ति या उनको कैसे रखा जाएगा? नहीं कॉलेजियम खत्म करिए ना, कॉलेजियम खत्म करके वो नियुक्ति का मतलब ही नहीं है ना, आप एक कानून पास कर दो और ये कह दो कि जितने भी रिटायर्ड जजेस हैं, चीफ जस्टिस, जितने भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस जीवित हैं, वो बैठेंगे। लोकसभा का स्पीकर था, अब नहीं है, वो बैठेगा। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट थे, अब नहीं है, वो बैठेंगे। जो प्रेसिडेंट थे, अब नहीं है, वो बैठेंगे। जितने जीवित हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो उसके मेंबर हो जाएंगे। ये नहीं है वो किस पार्टी के थे, कौन थे, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएंगे। और इसी में करंट का लॉ मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन बिठा दीजिए, क्योंकि निर्णय उनको करना है तो उनकी कंसल्ट भी चाहिए, और इसी में सिटिंग चीफ जस्टिस बिठा दीजिए। इसको बड़ा कर दीजिए ना। सिटिंग चीफ जस्टिस के या कॉलेजियम का मानना यह है कि भई हम निर्णय करेंगे, सरकार कहे कि हम निर्णय करेंगे। हालाँकि सरकार ने जो एनजेसी पास किया था उसमें उन्होंने 3 सीनियर मोस्ट जजेस बैठे थे। 6 लोगों की जो कमीशन बनाया था, उसमें 3 जजेस थे, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, ऐसे 3 इधर से थे, 6 लोग थे। और उसमें व्यवस्था ये थी कि इनमें से 2 कोई अगर डिनाई कर देंगे तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। तो चीफ जस्टिस और 2 जजेस उसमें बैठे थे, 3 लोग तो पहले ही बैठे थे, अगर वो 2 लोग मना कर देते तो अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता था। अगर किसी नाम पर उनकी सहमति नहीं थी तो अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता था। आपको तो 2 ही वोट चाहिए, जबकि आपके पास तो 3 है। लेकिन मंशा भी तो होनी चाहिए कि भाई इसका जो एक कलेक्टिव अपॉइंटमेंट का तरीका निकले या कोई इंडिपेंडेंट कमीशन हो। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कोई कह रहा है कि भगवाकरण, तो मैं ये कहता हूं कि उसको इंडिपेंडेंट कर दीजिए। और इसमें क्लेमेंट कौन होगा जो जज बनना चाहता है? वो हो जो एक प्राइमरी एग्जाम क्वालिफाई कराए। यहाँ आप फंसा रहे हैं आप इनको। नहीं, ये ठीक आप नहीं है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट में हमको प्रैक्टिस करने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तब हमारा वकालतनामा लगता है। एलएलबी करने के बाद आप ऑल इंडिया बार एग्जाम करवाते हैं, तब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, सीओपी मिलता है तब। नहीं तो आप एलएलबी की डिग्री रखे रहें, आप वकील नहीं बन सकते। और आप वकालत कितने भी साल की कराए, सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा नहीं लगा सकते जब तक कि आपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम क्वालिफाई ना किया हो। भाई व्यवस्था तो है ना हमारे देश में। पर आप कितने भी सीनियर एडवोकेट क्यों ना हो, आप लोअर जुडिशरी में जज नहीं हो सकते। लोअर जुडिशरी का मतलब आप 20 साल की प्रैक्टिस करने के बाद भी आप ये कहें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन या सिविल जज जूनियर डिवीजन अपॉइंट हो जाएंगे, आप नहीं हो सकते ना। और ना ही आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर आपकी क्वालिफिकेशन 7 साल की प्रैक्टिस और ये वो सब तब देखेंगे जब आप एग्जाम क्वालिफाई कराएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए सब कुछ आप उसमें क्राइटेरिया बांध कर रखिए, लेकिन एक नेशनल एलिजिबिलिटी जुडिशियल टेस्ट करवा दीजिए। भाई एक एक हाँ, आदमी ये पीएचडी थोड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। नहीं हाँ, फिर वो दिक्कत जो क्यों हो जाएगी? 73-74 परिवार है जिनके जज बनते हैं, उनका नहीं क्या सर, होगा? दिक्कत क्यों दुबे हो जी? जाएगी? हम भारत के लोग हैं, एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पीएचडी किसी व्यक्ति का हो जाता तो भी आप नेट क्वालिफाई करवाते हो कि नहीं अपॉइंटमेंट के लिए? पीएचडी है, किसी को शक है क्या? पीएचडी है, उसने बाकायदा उस पर थीसिस लिखी है, बाकायदा उसके वो एक कमीशन के सामने गया था, उसने अप्रूवल लिया था, क्वालिफाई हुआ था, और जो एकेडमिक कमेटी बैठी थी यूनिवर्सिटी की, उसने उसको अप्रूवल दिया था कि हाँ भाई ये व्यक्ति है डॉक्टरेट करने लायक। डॉक्टरेट करने के बाद हम उसको अपॉइंट नहीं करते। यूनिवर्सिटी के ही कमीशन ने उसको अप्रूवल दिया, अप्रूवल देने के बाद उसको स्वीकार किया कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड इसके पास है, इसको सोचने समझने की शक्ति है, ये डॉक्टरेट कर सकता है, इसने कर दी, हमने इसको स्वीकार कर लिया, फिर भी हम कॉलेज में अपॉइंटमेंट नहीं देते उसको। हम कॉलेज के अपॉइंटमेंट के लिए कहते हैं कि आपको भाई नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब नेट क्वालिफाई करने के बाद डिस्क्रिप्शन कॉलेज को दे देते हैं, और कॉलेज से कहते हैं जो नेट क्वालिफाई ना हो उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। आप अपॉइंटमेंट करने से पहले सब कुछ आपके पास डिस्क्रिशन है, लेकिन आपके पास ये डिस्क्रिशन लेना पड़ेगा नेट क्वालिफाई लोगों में से। तो मुझे बताइए कि अगर हम ये कह दें कि आपको एक एलिजिबिलिटी, जुडिशियल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेईटी क्वालिफाई जो लोग कर चुके हों, उनके लिए फिर आप जो ये कमीशन बना रहे हैं, इस कमीशन के सामने जो एप्लीकेशंस आई उनमें से अपॉइंटमेंट कर दीजिए। वेयर इज द प्रॉब्लम? ये नहीं, प्रॉब्लम ये है, फिर वो ये नेपोटिज्म कहाँ जाएगा? नहीं सर, फिर नेपोटिज्म फिर पीके आप दुबे जी के द्वारा पढ़ाया गया कोई लड़का जज बन जाएगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बन जाएगा ना, तो लेकिन उन परिवारवाद की विषैली बेलों का क्या होगा? नहीं, फिर मैं ये कह रहा हूं कि या तो स्वीकार करो, भाई सरकार स्वीकार करे कि हम जो है अपॉइंटमेंट गलत करेंगे, अपने अपने लोगों को भरेंगे। जुडिशरी स्वीकार करे कि हम अपने अपने लोगों को भरेंगे।
तो हम ये कह रहे हैं ना सरकार की ना जुडिशरी की। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार और जुडिशरी का जो कमीशन बने, वो कमीशन बाद में बने, पहले की एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो ये यही तो पेच है, यही तो पेच है। अच्छा, मैं ये कहता हाँ, हूं कि चलिए कोलिजियम आप चलाइए, कोलिजियम आपके पास है, आपकी कोलिजियम को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, हमारी कोलिजियम को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है। क्या एग्जाम करवाया जा, एलिजिबिलिटी टेस्ट उसमें तब नहीं करवाया जा सकता कि हम आपकी स्क्रीनिंग पहले करेंगे? हाँ, हो सकता है। भाई एक स्क्रीनिंग करेंगे, सबकी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग करेंगे, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ये वाला सर्टिफिकेट होगा। हाँ, हाँ, उसके बाद हम कोलिजियम बैठाएंगे, आप योग्य हैं नहीं है, क्राइटेरिया पूरा करते नहीं करते, सब ठीक है, सब देखेंगे बाद में। हाँ। तो ये कोई भी ना सरकार मानने को तैयार है, ना वो मानने को तैयार है। उसका कारण है कि मुझे लगता है कि वो मंशा ठीक नहीं, हुँ। मंशा ठीक नहीं है। मंशा, अब मैं एक सीनियर एडवोकेट अरविंद जी को सुन रहा था परसों नरसों, वो कह रहे थे, किसी ने पूछा कि भाई जजेस के घर में जजेस, तो वो कह रहे थे कि साहब एक बात तो बताओ, पॉलिटिशियन घर में पॉलिटिशियन पैदा हो सकता है, लॉयर के घर में लॉयर पैदा हो सकता है, जज के घर में जज क्यों नहीं पैदा हो सकता? तर्क उनका बड़ा पैदा अच्छा हो था। जाए लेकिन अपॉइंट ना हो पाए ना, बिना वो जो आप प्रोसेस बता रहे हो उस प्रोसेस के। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रोसेस बना लीजिए, अगर ये मेरी अपना सोच है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जुडिशरी गलत कर रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ सरकार गलत सोच रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सरकार वर्सेस जुडिशरी का झगड़ा होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं इसमें। मैं कह रहा हूँ सारे सिस्टम जो जो कह रहे हैं आप अपनी अपनी नजर से सब ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसके बाद भी एक काम किया जा सकता है कि देश में एक यूपीएससी टाइप का, जैसे यूपीएससी बना हुआ है वैसा एक कमीशन बना दो, इंडिपेंडेंट कमीशन। वो केवल एग्जाम दिलवाएगा और एग्जाम देके सर्टिफिकेट दे देगा, वो सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा अप्लाई करने के लिए। आने दो ये तो मेरिट फिर का। आप पूरा नेक्सस ही खत्म कर देंगे दुबे जी, आपका चलेगा तो। नहीं तो आप ये जो नेक्सस, आइडिया दे रहे हैं, ये इसमें लूप होल्स की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन इससे आपको नहीं लगता कि पूरा नेक्सस खत्म हो जाएगा? वो बाप बाप अपने बेटे को सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनाएगा? क्योंकि बाप अपने बेटे को सुप्रीम कोर्ट का जज जब ही बनाएगा ना, जब वो सुप्रीम कोर्ट में नेपोटिज्म चलता रहेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में नेपोटिज्म चलता रहेगा तो कैसे बनेगा? आप मुझे आप तो बताइए, कमर तोड़ने की बात कर रहे हैं। जब आपने प्रियम्बल में रिपब्लिक लिख दिया तो उस रिपब्लिक में लिखिए एक्सेप्ट जुडिशरी। ये तो फिर अलग से संशोधन करवाना पड़ेगा है। नहीं, ये तो संशोधन, हाँ, मैं ये कह रहा हूं रिपब्लिक का मतलब क्या है? हाँ, रिपब्लिक का मतलब ये है कि वंशवाद भारत में नहीं चलेगा, प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट नहीं होगा, किसी के मातहत नहीं आएगा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? हम डेमोक्रेसी इसीलिए कहते हैं भाई जनता है, जनता तय करेगी। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में एक्सेप्ट, अब लिख दीजिए जुडिशरी इज नॉट कवर्ड इन दिस। तो फिर प्रेसिडेंट कल को कहेगा मैं अपना अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट करूंगा, और प्रेसिडेंट ये भी कह सकता है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और दो लोकसभा के स्पीकर मिलकर तय करेंगे अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, ये तो फिर सब जगह चल जाएगा ना। फिर तो जी। चीफ इलेक्शन कमीशन भी कहेगा कि भाई अगला चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होगा, हम तय करेंगे। इनकम टैक्स का चीफ ये कहेगा अगला जी, इनकम टैक्स चीफ कौन होगा, ये हम तय करेंगे। सीबीसी वाले करेंगे कि हम तय करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा भाई? तो मेरा कहना लेकिन ये है कि जो हाँ, आशंकाएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जुडिशरी गलत करी, उनकी आशंकाएं ये हैं जुडिशरी की कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो जाएगा तो बहुत गलत हो सकता है, उनका कहना ये है। और इनका कहना ये है कि यहाँ वंशवाद, फेवरिज्म होता है, आप किसी का फेवर कर सकते हैं, तो जनता दोनों के ही खिलाफ चली जाएगी मुझे लगता है। इसलिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना लेते हैं, और इंडिपेंडेंट कमीशन आपको कुछ लगे अपने आप को छोड़कर, भाई मैं कमीशन, अगर आप बताओ आर्बिट्रेशन कोर्ट बनाए, तो आर्बिट्रेशन कैसे, मैं कैसे खुद बैठ जाऊंगा उसमें? मेरा ही मामला है, मैं ही आर्बिट्रेशन में कैसे बैठूं? तो एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेशन कमीशन बना दो, उसके हाँ, डिसीजन का अच्छा खराब रिव्यू करने के लिए एक बॉडी बना दो, उसका एक ट्रिब्यूनल बना दो, झंझट ही खत्म करो। जैसे सरकार जनता के द्वारा चुनकर आती है,
वैसे जुडिशरी के लोग तो जनता से नहीं चुने जा सकते, क्योंकि जनता ये मेजॉरिटेरियन पर नहीं चलता, लेकिन उस प्रकार के लोगों का कमीशन तो बनाया जा सकता है। राइट। तो वो बना हम्म। देना चाहिए और एक एलिजिबिलिटी टेस्ट का डाल देना हम्म। चाहिए। हम्म। एलिजिबिलिटी टेस्ट के बगैर वो सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें दो एक और मेरे सवाल थे। आपने तो देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास से 18वीं शताब्दी से लेकर 2015-16 और अब जो चल रहा है वो सारा पॉइंट बाय पॉइंट ऐसा लगा कि मुझे कोई टीचर पढ़ा रहा है इस वक्त और विद्यार्थी सुन रहा है एलएलबी फर्स्ट ईयर का, जिसे क ख ग घ जानना है। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है दुबे जी की पावर को एब्सॉर्ब करना, पावर को खींचना, या हर एक जगह पर, यानी कि सीबीआई की नियुक्ति होगी, ये मामला सरकार का है लेकिन उसमें सीजीआई रहेंगे। अब देखिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में वो कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं रह सकते। फिर वो धीरे धीरे ही कहेंगे कि यार तुम ये रक्षा मंत्री चुन रहे हो, तो रक्षा मंत्री जब चुनोगे तो उसमें हमको डालो, जब तुम होम मिनिस्टर चुन रहे हो तो उसमें हमको डालो, सेना प्रमुखों का अगर चुनाव कर रहे हैं तो आप उसको हमको डालिए। तो ऐसे लगता है कि कोर्ट ज्यादा से ज्यादा पावर या ज्यादा से ज्यादा अपना पैर हर जगह या नाक घुसाना चाहता है। और इसमें एक और चीज है कि क्या जो आपने बात बोली कि सीजीआई के खिलाफ अगर कोई मामला हो, कि पूर्व में एक मामला हुआ कि सीजीआई के खिलाफ किसी व्यक्ति ने शिकायत की और वो महिला थी, और उसका मामला भी सीजीआई ही सुन रहे थे और सीजीआई ने उस मामले को स्पष्ट कर दिया कि कुछ कोई कल्पित नहीं है, ये मामले को सीधे से खारिज कर दिया जाता है। यानी कि मेरे खिलाफ मामला चले, उस मामले की सुनवाई, उसकी जांच भी मैं करूं, उसकी तफ्तीश भी मैं करूं और उसको लेकर वर्डिक्ट भी मैं दे दूं कि मामला फर्जी है। तो ये क्या वाकई लोकतंत्र है इन दोनों चीजों पर? प्लीज। मैं लगातार कहता आया हूं कि भाई, कंप्लेनेंट में नॉट बी द जज एंड एक्यूज्ड में नॉट बी द जज। एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट जिस जो विक्टिम है वो भी जज नहीं हो सकता, और जो एक्यूज्ड है वो भी जज नहीं हो सकता। जज तो आपको इंडिपेंडेंट ही चाहिए। तो ये सारा काम इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के नाम से तो हो रहा है। अच्छा, ये जो पावर की बात आप कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि 1989 के बाद हमारे देश में कोई सरकार नहीं बैठी। 2014 में 89 के बाद 2014 में सरकार बैठी, जिसके बाद पावर थी। बाकी जो सरकार बैठी, नरसिंह राव की सरकार बैठी 91 में, तो वो भी अपंगु थी, वो भी माइनॉरिटी की सरकार थी। वाजपेयी जी बैठे, वो कई टांगों पर बैठे। फिर मनमोहन जी बैठे, वो भी कई टांगों पर बैठे। 2014 में कोई सरकार निर्णय लेने वाली बैठी। तो 89 से और 2014, आप सोचिए कि ये जो 25 वर्ष का अंतराल आया, ये बहुत बड़ा अंतराल होता है। इतने में जुडिशरी को या किसी भी ऑर्गन को भ्रम हो सकता है कि भाई हमारे पास पावर है और सामने कुछ नहीं हो सकता। ये भ्रम हो सकता है, कोई नई बात नहीं। लेकिन भाई, इन भ्रमों को तोड़ना तो पड़ेगा ही, कोई ना कोई तो तोड़ेगा ही। मैं कहता हूं कि जस्टिस भागवती की बात मान लो, किसी की बात मत मानो। जस्टिस भागवती क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट कमीशन होना चाहिए, उनकी बात मान लें। वो तो बहुत ग्रेट जज थे। तो ये जो अपॉइंटमेंट है, अब इसमें एक चीज और जो बहुत ध्यान देने की बात है, और जजमेंट में कहा उन्होंने, कहा कि भाई जुडिशरी इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी, दैट इज व्हाई देयर मे नॉट बी एनी इंटरवेंशन फ्रॉम फ्रॉम गवर्नमेंट। एक केस आया था अशोक हुरा, रूपा अशोक हुरा, और कई नरेश कुमार के उस समय केसेस आए। उन केसेस में एक चीज तय करी गई, अब वो समझने की आवश्यकता है कि वो क्या तय किया गया। ये हुआ कि हाई कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर कर दिया है, तो क्या उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ रिट इश्यू की जा सकती है। हम रिट इश्यू करते हैं आर्टिकल 32 में, और ये कहते हैं कि हम आदेश देते हैं कि आप ऐसा करें। तो क्या हाई कोर्ट के खिलाफ रिट इश्यू की जा सकती है? तो रूपा अशोक हुर्रा के मामले में डिस्टिंक्शन किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द कोर्ट एंड जुडिशियल पावर ऑफ द कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि अगर रेशियो निकालकर कोई जजमेंट किया गया है मेरिट पर, तो वो जुडिशियल फंक्शन है, इसलिए जुडिशियल फंक्शन के खिलाफ कोई रिट इश्यू नहीं की जा सकती। तो दूसरा प्रश्न आता है कि
एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जितने कोर्ट के हैं, चाहे हाई कोर्ट ने किए हों, लोअर कोर्ट ने किए हों, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब वो कुछ परचेज़ करता है, कुछ टेंडर उठाता है, उसका अपना बजट होता है, उसका अपना सिस्टम है, उसका अपना मैनेजमेंट है। उस मैनेजमेंट सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ गलत हो गया, तो क्या उस पर भी रिट इश्यू की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? तो चूंकि हाई कोर्ट के जजेस उस पैनल के मेंबर होते हैं, वो पैनल हाई कोर्ट के जजेस का ही होता है, वही निर्णय लेते हैं, तो क्या हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कोई रिट इश्यू नहीं की जा सकती? तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, जब वो जुडिशियल फंक्शन पर होगा तब वो इम्यून है, लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पर होगा तो वो इम्यून नहीं है, क्योंकि वो फिर जुडिशियल फंक्शन है ही नहीं। हाँ, हाँ, तो हाँ, यहाँ पर हाँ, अपॉइंटमेंट की जब बात आती है, तो अपॉइंटमेंट के मामले में सिर्फ इतना डिस्टिंक्शन बताना है कि अपॉइंटमेंट इज ए जुडिशियल फंक्शन और अपॉइंटमेंट इज ए एग्जीक्यूटिव फंक्शन। भाई कोई मेरिट तो वहां पर हुई नहीं, कोई कोई रेशियो तो वहां निकाला नहीं गया कि वहां रेशियो निकालकर और मेरिट पर डिसाइड हो रहा हो। ये कोई केस तो हुआ नहीं कि हम रिलीफ उसमें दे रहे हैं या हम उस पर मेरिट पर डिसाइड कर रहे हैं। तो फिर ये जो अपॉइंटमेंट है, ये जुडिशियल फंक्शन जब है ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के नाम से इसको इंडिपेंडेंट कैसे रखा जा सकता है? इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का मतलब है, इन केस ऑफ जुडिशियल फंक्शन नो वन कैन इंटरवीन। जब जुडिशियल फंक्शन जुडिशरी कर रही हो तो कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, लेकिन जब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर रही हो तो फिर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के नाम से वो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन को जुडिशियल फंक्शन कैसे कह दिया जाएगा? हाँ, ये मूलभूत बातें हैं। आम जनता को सीधी सीधी बात ये समझ आती है कि भाई देखो, हम हुँ, भारत के लोग हैं और सबके लिए एक सेपरेट सिस्टम होना चाहिए। सरकार जैसे चुनकर आती है उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन होता है, और जुडिशरी चुनकर आए उसके लिए एक अलग कमीशन होना चाहिए, और जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में चुनकर आते हैं उनके लिए अलग यूपीएससी बना हुआ है। उसको अच्छा खराब और अच्छा कैसे हो और इफेक्टिव कैसे हो, ये सब विचार करें कि भाई इफेक्टिव कैसे होगा, अच्छा कैसे होगा, वो उसको कैसे और सुदृढ़ किया जाए। लेकिन बेसिक फंडामेंटली अगर गड़बड़ हो जाए तो मुझे लगता है कि इस पर ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी इस समय पिछले मैं जब से देख रहा हूँ 19 तारीख से कोर्ट बंद हुई है, इसी विषय पर वो भी चर्चा कर ही रहे हैं। और तमाम तरह के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की चिंताएं रही हैं कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरा सजेशन अपना है, सही और गलत तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे छोटे से मस्तिष्क में जो बात आती है वो ये आती है कि इंडिपेंडेंट कमीशन से पहले भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवा दो बस, ना बाकी वो क्वालिफिकेशन देख लेना। एक आखिरी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने समय 1 घंटे का ही दिया था। मान लीजिए कॉलेजियम सिस्टम 10 नाम लिखकर आगे भेजता है और वो नाम वापस हो जाते हैं, तो क्या ये अवमानना का केस आएगा? और अगर अवमानना का केस आएगा, तो क्या ये जो लॉ मिनिस्ट्री का सेक्रेटरीट है, उसके खिलाफ अवमानना का केस आएगा? या फिर लॉ मिनिस्टर के खिलाफ आएगा? या फिर उससे ऊपर क्योंकि नाम वापस किए गए, तो कैबिनेट का जो सर्वोच्च नेता है, यानी कि प्रधानमंत्री, उसको अवमानना का केस देखना पड़ेगा या फिर सीधे राष्ट्रपति? क्योंकि मामला तो वहीं से चल रहा है। तो ये अगर इस मामले को क्योंकि नाम वापस किए गए, इन दिनों नाम वापस किए गए सरकार के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे नाराज नहीं हुआ। सीजीआई ने ये नहीं कहा कि साहब ये अवमानना का मामला है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि इस मामले को ठंडा किया जाए, लेकिन सरकार इस दौरान बताना चाहती है कि हम चुने गए लोग हैं, हमें लोगों ने इलेक्ट किया है। इस मामले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये तो सेटल्ड मामला है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी हुआ करते थे और कुछ नाम उन्होंने फॉरवर्ड किए कॉलेजियम में। सरकार ने उनको वापस कर दिया तो उनकी अदालत में कंटेम्प्ट का केस फाइल किया गया था। तो उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया था और उन्होंने कहा था कि भई देखो, ये सरकार का अधिकार है कि उनको क्या समझ आती, क्या नहीं समझ आती। लेकिन इस पर कोई कंटेम्प्ट नहीं हो सकता। तो कंटेम्प्ट इसलिए बात नहीं हो रही क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही उसको कंटेम्प्ट पिटीशन डिसमिस की है सुप्रीम कोर्ट ने खुद।
लेकिन ये वाले सीजीआई कहे कि साहब मैं इस मामले की मैं मानता हूं कि ये कंटेम्प्ट है क्योंकि हमारे पास शॉर्ट है, हमारे पास जजेस नहीं है और जजों की नियुक्ति हमें करनी है, हमें जज चाहिए और सरकार जानबूझ के अड़ंगा लगा रही है और सरकार कह रही है कि साहब हम जो लेकर आए थे विधान उसको तो हमने खारिज कर दिया, इसीलिए सरकार काइंड ऑफ रिवेंज चल रही है। नहीं, नहीं, ऐसा है, हाँ। जनता की अदालत भी कोई अदालत होती है। सरकार को तो हर 5 साल में जनता की अदालत में जाना होता है। सुप्रीम कोर्ट को 5 साल के लिए किसी भी समय जनता की अदालत में नहीं जाना होता। लेकिन आजकल दुनिया भर के सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिन प्लेटफ़ॉर्मों से सूचनाएँ सब मिलती हैं, देश का हाल क्या चल रहा है, देश में क्या क्या सोच रहे हैं लोग। इसलिए सबको ये चिंता रहती है। तो सीधी-सीधी लड़ाई अब कोई करने की स्थिति में नहीं है और सरकार का पलड़ा यहाँ पर भारी है। देश रिएक्ट कर रहा है और वो मैं कह रहा हूँ ये अपॉइंटमेंट को लेकर ही देश रिएक्ट कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी इस मामले में इतनी जल्दी इनिशिएट करेंगे नहीं और जो हाँ। फैसला होगा वो हाँ। तो होगा ही। एक लेकिन आखिरी सवाल मैं माफी के साथ आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रहा था। कहते हैं कि जज का फैसला 2 लाइन का होता है लेकिन इस फैसले के चक्कर में जज बहुत कुछ कह देते हैं। यानी कि कुछ कहें कबीर दास, कुछ कहें जो कीर्तन मंडली वाले हैं, वो उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अलग तरीके से समझाते हैं। यानी कि जज कुछ और कह रहे होते हैं, तमाम मामलों पर अगर मैं देखूं तो जज डांट जैसे कि हम लोग टीवी वाले चला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डांट लगाई, ये लगाई, वो लगाई, लेकिन वर्डिक्ट जो आ रहा होता है, वर्डिक्ट में इसका कोई जिक्र नहीं होता है। और अगर आप उसके खिलाफ बोल देते हैं तो आजकल मैंने देखा है कि कोर्ट के जजेस कहते हैं कि साहब हमारी कुछ ज्यादा आलोचना हो रही है या पॉलिटिकल पार्टी हमारी ज्यादा आलोचना कर रही है। क्या वाकई जज आलोचना से परे हैं? क्या उनके नहीं, खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता? नहीं ऐसा नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी ये कहा गया है कि लीगल एनालिसिस करना, इवैल्यूएशन करना, ये कोई कंटेम्प्ट नहीं है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि हम कोर्ट की वैल्यूएशन को लोअर कर रहे हैं, जजमेंट को लोअर कर रहे हैं, जजमेंट को इम्प्लीमेंट होने से रोक रहे हैं, जुडिशरी को इंसाफ करने से रोक रहे हैं। वहाँ पर तो कंटेम्प्ट लगता है, लेकिन ये जो क्रिटिसिज़्म है, क्रिटिसिज़्म का मतलब वैल्यूएबल क्रिटिसिज़्म, इस पर एक बड़ा मामला आ चुका है। आपको याद होगा कि एनजेएसी जब स्टक डाउन किया था, तो एक चैनल पर 3 लोग, ऑनरेबल जस्टिस लोढ़ा जो चीफ जस्टिस अभी भी रिटायर हुए थे और अरुण जेटली साहब और कांग्रेस की तरफ से मैं उनका एडवोकेट का नाम भूल रहा हूँ। ये लोग एक चैनल पर चर्चा कर रहे थे। तो अरुण जेटली साहब ने जस्टिस लोढ़ा से साफ-साफ कहा था। उन्होंने कहा देखिए जुडिशरी की ये चलेगी नहीं और ये जो आप सोच रहे हैं ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो उत्तर प्रदेश में एक सीजेएम ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस अपने यहाँ फाइल कर लिया था। उन्होंने कहा भाई जुडिशरी का कंटेम्प्ट, ये तो कंटेम्प्ट है, आप जस्टिस लोढ़ा बैठे हुए थे और आप जुडिशरी के खिलाफ ऐसा कह रहे हो। तो वो मामला हाई कोर्ट गया तो बात यहाँ पर आकर फंसी कि भैया जस्टिस लोढ़ा बैठे थे, अभी-अभी रिटायर होकर आए थे 1 महीने पहले ही, उनको हाँ। कोई समस्या नहीं हुई, इन जज साहब को समस्या हो गई। तो अरुण हाँ। जेटली जो है वो क्रिटिसिज़्म कर रहे थे, लेकिन वो हाँ। लीगल ग्राउंड्स पर कर रहे थे, कि भई लीगल ग्राउंड है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम सब आपको कानून बता रहे हैं। हम आपको हाँ। लीगल प्रोसीजर बता रहे हैं, जो मेरी समझ में आया। मैं कोर्ट में खड़ा हाँ। होता तो शायद मैं भी यही कहता, जो उनके सामने कह रहा हूँ, वो आपके सामने कह रहा हूँ। माइट बी हाँ। रॉन्ग और राइट, वो तो जि डिसीजन होता तो सही और गलत पता लगता, लेकिन जो अपने मन में रीज़निंग आती है, ये लीगल रीज़निंग है। इसको हुँ। मना नहीं किया हुँ। जा सकता। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि क्या कंटेम्प्ट हो सकता है? नहीं, इसको कंटेम्प्ट नहीं कहते। ये कंटेम्प्ट का ग्राउंड नहीं है। नहीं, नहीं और ये जो जजेस बोल कुछ और जैसे नुपुर के केस में अगर आपने देखा तो जज ने ज्ञान दे दिया लेकिन वर्डिक्ट में एक लाइन का वर्डिक्ट था। तो ये ऐसा जो है बोलने की ऐसा आदत है, आजकल जजेस में भी हो रही है। दिमाग में ये बात रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं नो वन इज़ लॉर्ड इन दिस अर्थ। इस ज़मीन पर लॉर्ड कोई नहीं है। भई ह्यूमन बीइंग ही है,
हम उनको सीट पर बिठाए ज़रूर हैं, लेकिन हैं तो ह्यूमन बीइंग ही ना, तो मुँह से हाँ, निकलते समय, बात करते समय 4 तरह की बातें होती हैं। उसको हाँ, ना तो बहुत सीरियसली लेना चाहिए, हालाँकि बोलने वाले को सबको सँभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि हुँ, आप और हम, मतलब मैं अपने आप को नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग भी इस प्रकार के पदों पर बैठे हैं, उनकी शब्द भी देश के लिए नज़ीर बनते हैं, ऑर्डर ही नहीं, उनके शब्द भी हुँ, देश के लिए नज़ीर बनते हैं। क्योंकि हुँ, हमारा देश तो भगवान बनाते ही ऐसे ही है कि भैया वो कह गए थे हमारे, अब 200 साल पहले कह गए थे, 400 साल पहले कह गए थे, उसी के आधार पर उनका पूरी फिलॉसफी चलती, उन्हीं के आधार पर उनका रिलीजन बन जाता, उन्हीं के आधार पर। तो जो आप कह रहे हो, वो चीज़ कहने से पहले जस्टिफाई होनी चाहिए, और वो चीज़ ना कही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बहस करते समय बहसें बहुत तरह की होती हैं और ह्यूमन बीइंग के मुँह से निकल ही जाता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखने की बात है, हुँ। सबको ध्यान रखना चाहिए। आपने अपना बड़ा बहुमूल्य समय दिया और बड़े दिनों के बाद दिया और मुझे लगता है कॉलेजियन सिस्टम और ये पूरा आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। अब मैं एक्चुअली कोर्ट पर टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचता था कि मेरे पास ₹1 का खुला सिक्का है कि नहीं? क्योंकि वो भी देखना पड़ेगा ना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील है, सीनियर वकील उन्होंने जमा किया था, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल एक अच्छी बातचीत रही और ज्ञानवर्धक बातचीत रही, जिन लोगों ने भी सुना उनको मुझे लगता है कुछ न कुछ मिला ही होगा और आपने समय दिया, इसका बहुत-बहुत आभार, आपका साधुवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, करते हैं राष्ट्र हित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।